बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड ग्रुप के बारे में। अब कोएगुलेशन क्या होती है? कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो खून के जमने का अमल, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें खून जमता है, खून की कोएगुलेशन होती है, खून की क्लॉटिंग होती है। अब कोएगुलेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, हमारी जो ब्लड है उसके अंदर एक तो सेल्स मौजूद होते हैं और दूसरा प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिसमें एक फिब्रिनोजेन भी प्रोटीन भी मौजूद होती है। अब फिब्रिनोजेन का काम होता है, इसने ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करनी होती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे चोट लग जाए तो चोट लगने के नतीजे में वहां से खून निकल रहा है, तो खून को बहने से रोकना। मेन क्या है कि प्लेटलेट्स जो हमारे हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स से आके वो जख्म वाली जगह पे इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स की खून को जमाने में। तो ये जो फिब्रिनोजेन होती है प्लाज्मा में मौजूद, ये फिब्रिनोजेन किसमें सोलेबल होती है? प्लाज्मा में, ठीक है। ये फिब्रिनोजेन कन्वर्ट होती है इनसोलेबल फिब्रिन सब्सटेंस में। फिब्रिनोजेन फिब्रिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है, फिब्रिनोजेन एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट होती है। और ये फिब्रिन जो है वो एक धागे की फॉर्म में जाके जिस जगह पे चोट लगी है वहां पे प्लेटलेट के आसपास क्या हो जाती है, अपने आप को कॉइल कर लेती है, अपने आप को कह लें कि पिरो लेती है। जैसे धागा पिरोते हैं किसी चीज़ के आसपास, इसी तरीके से फिब्रिन जाके प्लेटलेट्स के आसपास अपने आप को पिरो लेती है और इस तरीके से खून को बहने से रोकती है, खून की क्लॉटिंग करवाती है, खून की कोएगुलेशन करवाती है। अब मेन जो हमारा कहते हैं हम कि ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है, तो प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। जिस जगह पे आपको चोट लगी है वहां पे प्लेटलेट्स जाके जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के अलावा प्लेटलेट्स को हेल्प करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। इसमें से भी जो फैक्टर नंबर 6 है वो अननोन है। कहा जाता है कि कुछ जगहों पे है कि 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स है और कुछ जगहों पे है कि वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इनकी आपने नंबरिंग भी एज इट इज याद करनी है और इसके आपने नाम भी ऐसे ही याद करने हैं। क्योंकि फैक्टर नंबर 1 जो है वो हमेशा फिब्रिनोजेन होगा, फैक्टर नंबर 2 हमेशा प्रोथ्रोम्बिन होगा, 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक, 4 कैल्शियम फैक्टर, 5 लेबाइल फैक्टर और 6 जो है वो फिलहाल अननोन है, इसके बारे में नहीं पता इसका नाम क्या है। कुछ जगहों पे है कि 6 फैक्टर होता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट 7 फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, 8 नंबर पे है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, 9 पे है क्रिसमस फैक्टर, 10 है स्टॉर्ट प्रोवर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और हैचमेंट फैक्टर 12 पे, और 13 पे है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, ये जितने भी फैक्टर्स हैं आपने इनके नाम भी एज इट इज़ याद करने हैं और इनकी नंबरिंग भी एज इट इज़ याद करनी है। क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में अगर वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछें तो वो फैक्टर का नाम नहीं बताते, वो फैक्टर को नंबरिंग दे देते हैं कि फैक्टर नंबर 10 कौन सा है, फैक्टर नंबर 11 कौन सा है। तो ये फैक्टर इसी तरीके से तरतीब वाइज है 1 2 के हिसाब से, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आपने ऐसे ही याद करना है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करवाने में, ब्लड को जमाने में, प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से हेल्प करते हैं? कोएगुलेशन के कुछ स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अब हमारी बेसिकली जब ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है, प्लेटलेट्स जाके चोट वाली जगह पे इकट्ठे हो जाती हैं, तो हमारा जो फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, यानी फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजेन और फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। फिब्रिनोजेन अपने आप को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी और प्रोथ्रोम्बिन अपने आप को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगी। तो इस सारे चीज में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। ये दो पाथवे फॉलो होते हैं जब हमें चोट लगती है। ये पाथवे क्या करते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं प्रोथ्रोम्बिन की को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब दो तरह के मैकेनिज्म जो है वो फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल हो रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिव होते हैं? जब हमें कोई चोट लगती है। तो दो तरह से हमारे खून के अंदर जो है वो मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। अगर बात करें इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में मिसाल के तौर पे अगर जहाँ पे इंजरी हुई है आपको, इंजरी के नतीजे में हमारे उस टिश्यूज के ऊपर मौजूद होता है टिश्यू फैक्टर। उस टिश्यू फैक्टर के साथ आके हमारा फैक्टर नंबर 7 जो है वो बाइंड करता है। अब ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, ये पहले काम करने से पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी अगर इंजरी हुई है, जख्म हुआ है, तो टिश्यू फैक्टर के साथ आगे फैक्टर
फैक्टर नंबर 7 अटैच होगा और वो फैक्टर नंबर 7 एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये फैक्टर 7 एक्टिव और टिश्यू फैक्टर के साथ आके फैक्टर 10 बाइंड करके कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फैक्टर 10 में। अब ये प्रोसेस यहाँ पे जो है आगे मतलब फिलहाल फैक्टर 10 तक यहाँ पे याद रखें। दूसरी साइड पे एट द सेम टाइम इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो हो रहा होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि अगर आपकी कोई सरफेस डैमेज हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो आपका जो फैक्टर 12 है वो एक्टिव फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैक्टर एक्टिव 12 जो है वो जाके फैक्टर 11 को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो इन फैक्टर्स के साथ ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एक्टिव हो रहे हैं। सिमिलरली फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को एक्टिव करता है और फैक्टर 9 जो है वो फैक्टर 10 को एक्टिव कर देता है। अब देखिए इंट्रिंसिक पाथवे से भी एक्टिव फैक्टर 10 आ रहा है और एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी एक्टिव फैक्टर 10 आ रहा है। ये फैक्टर 10 क्या करेगा, जाएगा फैक्टर नंबर 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन के पास और उस प्रोथ्रोम्बिन को उसकी एक्टिव फॉर्म यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक तो फैक्टर 8 को एक्टिव करेगा, दूसरा ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया है तो जिस जगह पे चोट लगी थी मेन काम अब इस फिब्रिन का है। ये फिब्रिन जाएगा और एक्टिव फैक्टर नंबर 8 की प्रेजेंस में वहां पे जाके क्लॉटिंग करवा देगा, खून को जमाने में हेल्प कर देगा। ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे था ना, ये कुछ फैक्टर्स की मौजूदगी में, बाकी जो फैक्टर्स हैं इसमें फैक्टर 7 कैल्शियम फैक्टर्स बाकी जितने भी फैक्टर्स थे उनकी प्रेजेंस में ये सारे काम हो रहे होंगे। इस एनिमेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए कि चोट लगी है, वहां पे जाके ये वाइट कलर के जो शो हो रही हैं ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जाके जिस जगह पे इंजरी हुई है, जख्म बना है, वहां पे जमा होना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे जब जमा होते हैं सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं ताकि इन प्लेटलेट्स के आसपास फिब्रिन प्रोटीन को जो है वो पिरोया जाए। और ये यहाँ पे देखें, अब हमारे ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, प्लेटलेट्स आए जिस जगह पे चोट लगी वहां पे इकट्ठे हुए। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में बॉडी पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे मौजूद होंगे टिश्यूज के ऊपर टिश्यूज फैक्टर। इन टिश्यू फैक्टर के साथ आके हमारा फैक्टर नंबर 7 अटैच होगा और फैक्टर 7 एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फैक्टर 10 आएगा, वो इस टिश्यू फैक्टर और 7 फैक्टर के साथ अटैच होके और एक्टिव 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक्टिव 10 यहाँ पे मौजूद होगी आगे प्रोथ्रोम्बिन के लिए। अब स्टार्ट होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। फैक्टर 12 एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, उसने 11 फैक्टर को एक्टिव किया, 11 फैक्टर ने 9 को एक्टिव किया और 9 फैक्टर ने आगे 8 फैक्टर के साथ मिलके हमारे फैक्टर नंबर 10 को क्या कर देना है, एक्टिव कर देना है। जब फैक्टर नंबर 10 एक्टिव होगा, अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे से फैक्टर नंबर 10 आया और इस फैक्टर नंबर 10 ने क्या कर दिया, आगे प्रोथ्रोम्बिन के साथ ये मिलेगा फैक्टर 5 की मौजूदगी में। ये फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा और उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता जाएगा। इस तरीके से एक फैक्टर 10 एक्टिव जो हुआ था वो बहुत सारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता जाएगा। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के अंदर आ गए हैं, जो एक्टिव फॉर्म में आ गए हैं, ये जाएंगे और ये क्या करेंगे, हमारी फिब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेंगे और उस फिब्रिनोजिन प्रोटीन को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि होती है फिब्रिन। देखें ऊपर से ये फिब्रिनोजिन को तोड़ के फिब्रिन में कन्वर्ट करें और फिब्रिन एक धागे की फॉर्म में आ रही है। धागे की फॉर्म में आने के बाद वो क्या करेगी, प्लेटलेट्स के आसपास अपने आप को लिपेट लेगी और जब उसके आसपास वो अपने आप को लपेट लेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, लिवर बनाता है। तो फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 8, 9 और 10 फैक्टर्स जो हैं ये हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। अब कुछ फैक्टर्स इनमें से होते हैं जो विटामिन 'के' के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 आता है। नेक्स्ट आते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कोएगुलेशन को रोकते हैं, कोएगुलेशन से को नहीं होने देते, कोएगुलेशन को, खून की क्लॉटिंग को रोकती हैं। ब्लड सॉरी टेम्परेचर कम होगा, कोएगुलेशन को ये रोकेगा। अगर कैल्शियम आयंस रिमूव कर लिए जाएंगे तब भी कोएगुलेशन नहीं होगी। फिब्रिनोजन की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाएंगी तब भी कोएगुलेशन नहीं होगी क्योंकि तब फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस
जो बायोलॉजिकल ओरिजिन यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह से हासिल होते हैं, जैसे प्रोटामाइंस, पेप्टोन्स, हेपारिन वगैरह, इनको अगर ऐड किया जाएगा ब्लड के अंदर, तब भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, या सोडियम सिट्रेट की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग क्या होगी, प्रिवेंट होगी, नहीं होगी। अब वो फैक्टर्स जो कोएगुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ऊपर मेन हेडिंग में प्रिवेंट लिखा है, वहाँ पे इंक्रीज आएगा। तो वो फैक्टर जो कोएगुलेशन को बढ़ाती हैं, वार्म, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोएगुलेशन ज़्यादा होगी, पानी के साथ कॉन्टैक्ट होगा, कोएगुलेशन होगी। फॉरेन बॉडीज अगर सैंपल के अंदर आएंगी, ब्लड सैंपल के अंदर, तब कोएगुलेशन होगी। थ्रोम्बिन का एडिशन करेंगे तो कोएगुलेशन होगी, क्योंकि थ्रोम्बिन आगे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और कोएगुलेशन करेगा। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो भी ब्लड क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप्स के। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स से मुराद है कि ये मौरूसी खसूसियात होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है, वालिदैन से उनके बच्चों में आती हैं, किसके जरिए, जीन्स के जरिए से या क्रोमोसोम्स के जरिए से। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाले जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। अब हमें पता है कि ब्लड ग्रुप्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और एबीओ ब्लड ग्रुप। इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता। ये तो था कि किस किस्म का ब्लड ग्रुप किसी बंदे की बॉडी में पाया जाता है, उसको डिटरमाइन करता है हमारी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव कौन डिटरमाइन करता है, एक और ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप बताता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप में हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंट, यानी यूनिवर्स के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कम पाया जाता है। अगर बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो तकरीबन 47% जो है वो ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ए ब्लड ग्रुप 41% लोगों में ही पाया जाता है। 9% लोगों में बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है और सिर्फ 3% लोगों में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। और सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। आर एच ब्लड ग्रुप दो तरह का होता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की। एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, हम इम्यूनिटी की बात करें, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, एंटीजन कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो हमारी आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है और ये डिटरमाइन करती है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर हमारे आरबीसी के ऊपर, आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी तरीके से अगर एंटीजन हमारी बॉडी में मौजूद है तो उसके बिल्कुल रिस्पॉन्स के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी भी मौजूद होगी। ये सेकंड जो हेडिंग है ये एंटीबॉडी की है, एंटीजन की नहीं है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन मौजूद होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारी बॉडी में क्या मौजूद होगी, एंटीबॉडी मौजूद होगी। अब एग्लूटिनेशन क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप का एग्रीगेट करना, इकट्ठा होना, टुगेदर होना, किसकी मौजूदगी में, किसी एंटीबॉडी की मौजूदगी में, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेजेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस कह लें जो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और वो एग्लूटिनेशन करवाते हैं, यानी कि वो ब्लड सेल्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें कहते हैं एग्लूटिनोजेंस। आप कह सकते हैं एग्लूटिनोजेंस जो हैं वो एंटीजेंस होते हैं। फिर आते हैं एग्लूटिनिन्स। एग्लूटिनिन्स होती हैं बेसिकली वो एंटीबॉडीज जो एंटीजन के जवाब में बनती हैं और ये क्या करवाती हैं, एग्लूटिनेशन करवाती हैं, सेल्स को इकट्ठा करवाती हैं। आप देखें, अगर तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन ए मौजूद होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगी ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी होगी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन अगर हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब एंटीजन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्यों मौजूद है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ जाए, एंटीजन अगर सिंपली बात करें तो डिसीज कॉजिंग एजेंट जो बॉडी में आ जाए, उसके जवाब में हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के नतीजे में क्या होती है, वहाँ पे रिएक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, एलर्जी वगैरह कॉज होती है, ठीक है।
तो सिमिलरली अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन मौजूद है, एंटीजन ए है, और उसी के जैसी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी आ जाए, तो एंटीजन और सेम एंटीबॉडी के दरमियान में हो जाता है रिएक्शन, और उस रिएक्शन की वजह से हमारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर बॉडी में एंटीजन ए है और उसकी जैसी ही एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी भी ए ही है, तो उस केस में क्या होगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके दरमियान में रिएक्शन होगा और हमारा ब्लड क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमारे ब्लड सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इसलिए कुदरत ने ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए निज़ाम बनाया है कि अगर हमारी बॉडी में एंटीजन ए है तो उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी हमेशा मौजूद होगी। अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर एंटीजन ए भी होगा तो कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए मौजूद होगी तो वो एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर सकती है, एंटीबॉडी बी होगी तो बी के साथ। तो इस केस में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो उस केस में दोनों ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होंगी और ब्लड ग्रुप ओ होगा। अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप के बारे में, वो तो एंटीजन की बुनियाद पे था कि एंटीजन कौन सा मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी इसमें हम जीन्स की बुनियाद पे ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी खसूसियात हैं, वो डिटरमाइन की जाती हैं हमारी जीन्स की बुनियाद पे। हमारी जीन्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, और वो जो पेयर में दोनों जीन्स होती हैं, उन अलग अलग की अगर बात की जाए तो वो अलील्स कहलाती हैं। ठीक है, जो पेयर होता है उनको अगर सिंगल बात करें, एक एक की बात करें, तो वो दोनों अलील्स होती हैं। अब हर करेक्टरिस्टिक के लिए बॉडी के अंदर एक जीन होती है, रंगत के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए, तो हर चीज़ की जीन मौजूद होती है। इसी तरीके से हमारी जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए भी जीन मौजूद होती है। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन मौजूद होती है उसे कहते हैं आई जीन्स। ठीक है, IA, IP और IO, या इसको हम स्मॉल आई भी कहते हैं। अब जो IA जीन होती है ये डिटरमाइन करती है ब्लड ग्रुप। IA जीन जो होती है ये भी डोमिनेंट होती है, IB भी डोमिनेंट होती है, लेकिन जो IO या स्मॉल आई होती है ये होती है रिसेसिव। यानी अब जीनोटाइप कहते हैं दो जीन्स के कॉम्बिनेशन को। जीन्स जब आपस में, मैंने कहा जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में पाई जाती है, तो जीन्स का जो पेयर होता है, जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। अगर हम इन तीनों जीन्स के पेयर बनाएं, IA, IB और IO के, या स्मॉल आई हम कह लें, तो ये कुछ इतने पेयर्स बनते हैं IA, यानी ये सारे पेयर बनते हैं। अगर तो हमारे पास जीनोटाइप दोनों ही IA है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि उसमें जीन IA की है। अगर IA और IB है तो दोनों डोमिनेंट होती हैं तो ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर कैपिटल ए और स्मॉल आई है तो उस केस में स्मॉल आई जो होती है वो रिसेसिव होती है। यानी अगर एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है तो हमेशा डोमिनेंट वाली अपना इफेक्ट शो करती है और कैपिटल हमेशा डोमिनेंट होती है। तो इस केस में ब्लड ग्रुप ए अपने आप को शो करेगा। अगर दोनों बी हैं तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर दोनों स्मॉल आई है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। अब जीनोटाइप कहते हैं इस कॉम्बिनेशन को, जो जीन्स आपस में पेयर्स में मिली हैं, ये पेयर कहलाता है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप के आपस में मिलने के नतीजे में जौन सा ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, जौन सा ब्लड ग्रुप अपेयर हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उस एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं फिनोटाइप। यानी पहले में जहाँ पे दोनों कैपिटल ए की जीन्स थी वहां पे ब्लड ग्रुप ए था, यानी कैपिटल ए जीन थी, वो जीनोटाइप थी। कैपिटल ए होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए था तो ब्लड ग्रुप ए उसकी फिनोटाइप होगी। अब देखें तो हम बात करें कि जीनोटाइप से हम मालूम कर सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है। हम ये मालूम कर सकते हैं कि अगर पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है, तो जो जो पेरेंट की बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है, जो जीन्स मौजूद हैं ब्लड ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग जो आने वाले ऑफस्प्रिंग है या उनके जो बच्चे हैं आगे, उनमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से ब्लड ग्रुप के चांसेस हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप है A और O। A और O से मुराद है कि उसके पास एक जीन है IA की और एक है स्मॉल आई की, यानी उसका ब्लड ग्रुप A है। जबकि मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप है AB। अब जब भी मेल और फीमेल सेल ने आपस में मिलना होता है तो उसकी जो जीन्स होती हैं वो आपस में अलग अलग हो जाती है। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होनी होती है तो A अलग हो जाएगी जीन, O अलग हो जाएगी, यहाँ से सिमिलरली मदर की AB जीन अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉसिबल चांसेस हैं, ये जो फादर का A जीन है वो इसके साथ, इस A के साथ भी बाइंड कर सकता है, और फादर की A जीन मदर की B के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो क्या होगा, जब A के साथ मिलेगा तो दोनों कैपिटल A आएंगे, जब ये A इस B के साथ मिलेगा तो AB आएगा। सिमिलरली जो फादर की तरफ से O, यानी
ओ ब्लड ग्रुप की जीन आ रही थी, वो इस ए के साथ मिलेगी तो ए ओ आएगी, और अगर वो इस बी के साथ मिलेगी तो जीन क्या आएगी, बी ओ आएगी। अब देखिए, अगर दोनों कैपिटल ए हैं तो मतलब है ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एक कैपिटल ए है दूसरा ओ है, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप इसमें भी ए है, क्योंकि ओ जो है वो रिसेसिव है, वो अपने आप को ए के साथ शो नहीं करेगी। यहाँ पे देखें तो बी डोमिनेंट है, बी अपने आप को शो कर देगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, और इस केस में ए जीन भी डोमिनेंट है और बी जीन भी डोमिनेंट है, तो दोनों केस में क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यानी यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप क्या होगा, 50% चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% चांसेस है कि ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और 25% चांसेस होंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर देखें तो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो फिनोटाइप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। अब किस तरीके से कि फादर की जो जीनोटाइप थी उसमें एक कैपिटल ए था और एक ओ की जीन थी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ की। लेकिन अपने आप को शो किसने करवाया, ब्लड ग्रुप ए ने, फिनोटाइप ए थी। सिमिलरली मदर में एक जीन ब्लड ग्रुप बी की थी और एक जीन ब्लड ग्रुप ओ की थी, लेकिन शो किसने करवाया, डोमिनेंट यानी ब्लड ग्रुप बी ने। जब यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये ब्लड ग्रुप जीन्स आपस में अलग हो जाएंगी। फादर के ए जीन का चांस है कि वो जाके मदर के बी के साथ मिलेगी, ए बी बनाएगी, ये ए इस ओ के साथ मिलके ए ओ बना देगा। सिमिलरली ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये जाके बी के साथ मिलेगा मदर के, और सिमिलरली ये ओ के साथ भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या चांसेस हैं, देखिए ये जो हमारे पास जीनोटाइप बनी है, सॉरी, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, पेरेंट्स के जीन्स के मिलने के नतीजे में ये ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जीनोटाइप्स बनी है, एक है ए बी यानी ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ पे एओ है यानी कि ब्लड ग्रुप ए शो हुआ है, यहाँ पे ओ बी मतलब कि ब्लड ग्रुप बी होगा। यहाँ पे दोनों ओ हैं, इसका मतलब कोई डोमिनेंट जी नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप ओ ही अपने आप को शो करवाएगा। तो ऑफस्प्रिंग में इक्वल चांसेस हैं, 25-25% चांसेस है कि ब्लड ग्रुप बच्चे का ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें डिटरमाइन करती है जीनोटाइप के जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन से ब्लड ग्रुप के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेरिटेंस ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच फैक्टर ऐसा फैक्टर्स होता है, इसे हम आर एच एंटीजन भी कहते हैं, डी एंटीजन भी कहते हैं। ये फैक्टर प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस के ऊपर। अगर तो ये आर एच या जिसे हम डी एंटीजन कह रहे हैं ये रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होगा किसी पर्सन में, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर ये मौजूद नहीं है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आरएच को कंट्रोल करने के लिए भी जीन मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर, दो जीन्स मौजूद होती हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी का मतलब है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और स्मॉल डी का मतलब है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। लेकिन हमने कहा जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आती हैं, तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी के तीन पेयर्स बन सकते हैं। दोनों कैपिटल डी हो सकती हैं, एक कैपिटल डी और दूसरी स्मॉल डी, दोनों स्मॉल डी हो सकती हैं। अगर तो दोनों जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर एक कैपिटल है जीन, दूसरी अलील स्मॉल है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर दोनों अलील जीन के पेयर में स्मॉल है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों किस्म की जीन उसके अंदर मौजूद है, यानी कैपिटल डी भी मौजूद है और स्मॉल डी भी मौजूद है। लेकिन मदर के अंदर दोनों क्या है, नेगेटिव की जीन, यानी दोनों डी मौजूद है, स्मॉल डी मौजूद है। मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप के चांसेस क्या हो सकते हैं, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, ये पहले तो दोनों जीन्स दोनों एलील्स अपने आप को अलग अलग करेंगे, आर एच पॉजिटिव अलग, आर एच नेगेटिव अलग। यहाँ पे आप आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की जगह पे कैपिटल डी और स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आर एच पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अलग अलग करेंगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चांस पॉसिबल चांसेस हैं कि ये आर एच पॉजिटिव इस आर एच नेगेटिव के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। सिमिलरली ये भी इसके साथ जब बाइंड करेगा तो आर एच नेगेटिव और आर एच नेगेटिव बनाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिव की जीन आ रही है। आप देखें 50-50% चांसेस है, क्या होगा, 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है और 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से मालूम किया जाता है कि पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो ऑफस्प्रिंग में कितने परसेंट चांसेस है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।